So, hello everyone. Today we'll be having a very underrated topic, that is hypertension. So, let me tell you this, that hypertension is equally dangerous as hypertension, or I should rather say much more dangerous. So, this is a very common experience कि school assembly में we have students who usually faint, or let us say that in anatomy dissection hall. So what's the reason behind it, and how do we know कि क्या होते हैं signs and symptoms hypertension के, और कब हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ये बोलेंगे कि वो हाइपोटेंशन से ग्रसित है. तो सबसे पहले देयर आर सो मेनी साइंस. वेरी ग्रॉसली, अगर कभी ऐसा लगे कि यू आर फीलिंग डिजीनेस, लाइटेडनेस, यू आर फीलिंग दैट यू आर अबाउट टू फेंट और यू विल बी फेंटिंग, you are having upset stomach, you are having blurred vision or distorted vision, you are having fast and shallow breathing, you feel fatigue and weak every time, you feel tired whole day, you feel confused and you have agitation, then these are some classical symptoms of hypertension. तो hypertension की definition क्या है कि जब भी किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm of Hg से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mm of Hg से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं. तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन? देखिए, मैंने आपको ब्लड प्रेशर वाले वीडियो में ये बताया था कि ब्लड प्रेशर इज द लेटरल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड मूविंग थ्रू द वेसल्स, राइट. तो अब ये ब्लड प्रेशर कम कब होगा? कुछ कंडीशंस हैं. नंबर 1, द मशीन विच इज़ पंपिंग दिस ब्लड इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो हमारे पास फ्लूइड तो है ना, पर ये जो मशीन है ये ब्लड को एफिशिएंटली पंप ही नहीं कर पा रही है. रीज़न नंबर 1. सो एनी काइंड ऑफ डिसीज इन दिस हार्ट, राइट, it could be any kind of structural disease or any kind of functional disease. Functional diseases like arrhythmias, right? arrhythmia हो गया, हार्ट कंट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, या उसका जो रिदम है वो पूरा ख़राब हो चुका है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, या फिर इस हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कोई वाल्व का डिसीज़ है, या मान लीजिए इस्चीमिया हो चुका है, कोई इन्फाक्ट बन चुका है, ठीक है, ऑल दीज कंडीशंस. या फिर नाउ अनदर कंडीशन कि मशीन इज़ वर्किंग एफिशिएंटली, okay, but we don't have efficient fluid, or I should say sufficient fluid rather, right. तो दो ये कितना efficiently push करे, पर अगर इतना fluid ही नहीं है, इतना blood ही नहीं है, या hypovolemia की condition है, तो भी hypertension होगा. So hemorrhage, अगर बहुत ज़्यादा किसी को blood loss हो गया है, डायरिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, डिहाइड्रेशन, आई टॉक अबाउट ऑर्थोस्टैटिक वन सेपरेटली, और कई सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम डायूरेटिक्स बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करती है. तीसरी कंडीशन, मान लीजिए मशीन भी प्रॉपरली वर्क कर रही है, फ्लूइड भी सफिशिएंट है, पर आपकी जो वेसल है वो डायलेटेड हो चुकी है, तो उतना फ्लूइड अब उस वेसल पे उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएगा. दैट कंडीशन इज नोन एज सिस्टमिक वेसोडाइलेशन, like in cases of sepsis, anaphylaxis, neurogenic or autonomic dysfunction, and even certain drugs. And there could be obstructive causes also which could cause hypertension, like pulmonary embolism. So you should know these causes. We could even club up these causes according to age also. ठीक है, so that is one part of the story. What I want you to know is something called as postural hypertension और orthostatic hypertension. Usually होता क्या है, ये उन लोगों के साथ होता है जब उनकी बॉडी के पोस्चर में एक चेंज आता है. मान लीजिए कोई इंसान बहुत लंबे समय तक लेटा हुआ हो, या he was in sitting position and all of the sudden he stands, right, वो खड़ा हो जाता है. तो what happens, कुछ मिनट्स के लिए, राइट, he feel the sensation of dizziness or he feels like he will faint, right. टेक्निकली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की डेफिनेशन क्या है कि जब आप अपने पोस्चर को चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आपको पता है कि ग्रेविटी के कारण पूरा का पूरा जो ब्लड का कॉलम है वो नीचे आ जाता है, जिसके कारण ब्रेन में प्रॉपर जो भी परफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, राइट. ये हर इंडिविजुअल में क्यों नहीं होता? क्योंकि हर इंडिविजुअल में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं जो तुरंत इस चीज़ को जज कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्रेन का परफ्यूजन कम हो रहा है या वाइटल ऑर्गन का परफ्यूजन कम हो रहा है, एंड वी नीड टू एंश्योर इट कि वो परफ्यूजन मेंटेन रहे. वो हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, वो कैटेकोलामीन्स को रिलीज़ करेंगे, वो वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, पर ब्रेन में परफ्यूजन प्रॉपरली पहुंचेगा.
इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जिसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जैसे ये खड़ा होगा तो इसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 20 mm ऑफ Hg फॉल हो जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 10 mm ऑफ Hg फॉल हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अगेन साइंस एंड सिम्टम्स। सो पेल स्किन होगी, यू विल बी फीलिंग डिजीनेस, हेडेक, फेंटिंग, stiff neck, sweating, fever, shortness and shallow breath, I've told you, irregular heartbeat, diarrhea or vomiting, right, thirst, fatigue, depressions and even seizures. Now next question is how do you treat hypertension? So we can repair the machine, we can repair the road or we can repair the fuel, right? ये तीन चीज़ें ही हमें करनी है। तो या तो आप कार्डिक आउटपुट को बढ़ा दो, फ्लूइड वॉल्यूम्स को रिससिटेट करके, या फिर आप, मैंने बोला मशीन को सही कर दो तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी सही कर दो, उसके लिए आपको आइनोट्रोपिक ड्रग्स देने पड़ेंगे, फ्लूइड को सही करने के लिए आईवी फ्लूइड्स देना पड़ेगा, या फिर आप, मैंने बोला ना वेसल को सही कर दो तो सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, राइट, लाइक वेसो कंस्ट्रिक्टर ड्रग्स आप दे सकते हो। तो एक एल्गोरिथमिक फॉर्म में देखते हैं कि हमको हाइपोटेंशन को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कुछ साइंस की मदद से, लाइक डिजीनेस, सिनकोप, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ओलिगूरिया, अल्टर्ड सेंसेशन, mental status and even the SBP, systolic blood pressure is less than 90 mm of Hg। सबसे पहले पेशेंट का आपको ABC कंट्रोल करना है, वाइटल्स को ठीक रखना है। जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तो आप कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्या वो हाइपोवोलीमिया है, लाइक ब्लीडिंग या डिहाइड्रेशन के कारण तो नहीं है, लाइक अ पेशेंट हैज़ मेड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस केस में हाइपोवोलीमिया होगा उसको। कार्डियोजेनिक रीज़न तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव रीज़न तो नहीं है, मतलब ये शॉक को आपको कैटेगराइज करना है, या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का रीज़न तो नहीं है। इसके बाद सबसे पहले आपको आईवी एक्सेस देना है पेशेंट को, टू लार्ज बोर आईवी कैन्युलास लगाने हैं, फ्लूइड को रिससिटेट करना है पेशेंट को, ऑक्सीजन देना है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो सबसे पहले मुझे फ्लूइड से सही करने की कोशिश करना है। अगर इसके बाद भी सही नहीं है तो आप वेसोप्रेसर्स का यूज़ करोगे, जैसे नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन, डोपामीन, फिनाइलेफ्रीन, ठीक है, and you will be using inotropics only when the cause is cardiogenic, I have told you, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, जैसे डॉब्यूटामीन यूज़ कर सकते हो। लास्ट में आपको अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, जैसे अगर हेमरेज के कारण है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, सेप्सिस के कारण है तो एंटीबायोटिक दो, एमआई के कारण है तो आप ट्रोपोनिन और ईसीजी करो, और व्हाटएवर इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन आपको वो देना है, थ्रोम्बोलिसिस वगैरह जो भी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण है, अगेन एंटीकोआगुलेशन और थ्रोम्बोलिसिस, एंड एनाफाइलेक्सिस के कारण है तो एपिनेफ्रीन इंट्रामस्कुलरली या स्टेरॉइड्स या एंटीहिस्टामिन देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।